नमस्कार, स्वागत है आपके एबीपी गंगा में। देश खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से है। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी देर में मंत्री के भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को लेकर बवाल मचा था और आरोप सीधे तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर लगने शुरू हो गए थे। और इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह आ रही है कि सतीश द्विवेदी के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया है और थोड़ी देर में सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी, जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के बाद बवाल मचा था, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो इस्तीफा हुआ है, इस्तीफे में वजह क्या लिखी गई है और कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? अब देखिए, अभी फिलहाल इस्तीफे की जो वजह है वो नहीं बताई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हो चुका है। 2 बजे का समय निर्धारित किया था। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई, जिनकी नियुक्ति हुई थी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, और उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अरुण द्विवेदी नाम है उनका, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी और उनकी नियुक्ति के बाद से ही लगातार ये पहले एक चर्चा शुरू होती है कि आखिर मंत्री के भाई की नियुक्ति EWS यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है, आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, उसमें कैसे हो सकती है। इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था, जिसके बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री जो सोनभद्र के जनपद के प्रभारी मंत्री है, जब वहां पर गए थे इस विवाद के शुरू होने के बाद, उन्होंने कहा था कि ठीक है वो विधायक के भाई हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर विधायक के भाई है तो श्रेणी में नहीं आ सकते। तब उन्होंने बयान भी दिया था, लेकिन इसके बाद लगातार विवाद बढ़ता गया, इस पर राजनीति होने लगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी विपक्षी दल है वो घेरने लगे मंत्री को और ये बात उठी कि मंत्री ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया अपने भाई की नियुक्ति में। इस पूरे मामले को लेकर राजभवन में शिकायत की गई। राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से, जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, उनसे जवाब तलब किया गया। पूरी रिपोर्ट मांगी गई, वहां से रिपोर्ट भेजी गई और उसके बाद में देखिए विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ कि पहले नियुक्ति होती है, उसके बाद अब इस्तीफा दे दिया गया, क्या ये राजनीतिक जो दबाव बना था वो वजह है या फिर नैतिकता वजह है? और अब ये मामला क्या यहाँ खत्म हो जाएगा कि अभी आगे जाएगा, पूछ बची रहेगी इसकी? देखिए, अभी पूछ बचने की कोई बात नहीं है। जब अरुण कुमार द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बात को वो रखने जा रहे हैं। और जहां बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से हमारी बात हुई, एबीपी गंगा ने जब बात की तो काफी दुखी थे। उनका कहना था कि अरुण कुमार द्विवेदी को हमारे भाई होने की सजा मिल रही है और तमाम विपक्षी दल उन पर निशाना साध रहे हैं, उनकी पत्नी पर निशाना साध रहे हैं, मुझ पर निशाना साध रहे हैं और मेरी जो पारदर्शिता भरी राजनीति रही है उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। इवन हमारी माता जी के ऊपर हमारे पूरे परिवार को लांछित किया जा रहा है। अरुण द्विवेदी योग्य थे और वनस्थली में पढ़ाते थे। निश्चित रूप से जुलाई 2020 में वनस्थली से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वनस्थली एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां वो पढ़ाते थे, मनोविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। लेकिन जुलाई 2020 में अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से अब वैकेंसी निकली थी और वो उसको भरे थे। जो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि अरुण द्विवेदी दूसरे स्थान पर थे, हमें मंत्री के साथ उनके संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी वाइस चांसलर का साफ कहना है कि सतीश द्विवेदी ने इसमें कोई पैरोकारी नहीं की थी, कोई दबाव नहीं डाला था और अरुण द्विवेदी दूसरे स्थान पर पहुंचे थे। और उनका कहना था, सुरेंद्र दुबे का, कि उन्हें लगभग 150 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 10 को मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। कुलपति ने यह भी कहा कि 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और अरुण द्विवेदी दूसरे स्थान पर थे। ये सतीश द्विवेदी के भाई हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं थी उन्हें। और इसके मामले पर शिक्षा मंत्री ने बार बार ये कहा कि उनके परिवार को लांछित किया जा रहा था, तो ये दबाव में इस्तीफा दिया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लगभग 1 हफ्ते से ये पूरा मामला विवादों में है। मुख्यमंत्री को कल सिद्धार्थनगर जाना है, तो अगर इस बात की भी संभावना थी कि मुख्यमंत्री अगर सिद्धार्थनगर में जाते
जाते हैं तो वहाँ ये बहुत ही राजनीतिक बवेला मचेगा इस मामले को लेकर, और मुख्यमंत्री सवाल जवाब कर सकते हैं, वहाँ के वाइस चांसलर को बुला सकते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बुला सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं। ये पूरा मामला राजभवन पहुंचा था, राजभवन में स्पष्टीकरण मांगा गया था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र दुबे से, तो वो स्पष्टीकरण दिए। तो ऐसा लगता है कि जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं उनको राजभवन से कुछ इशारा जरूर किया गया होगा, कुछ कहा गया होगा। हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि सुरेंद्र दुबे ने अरुण द्विवेदी से इस बात को कहा होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और मामला क्योंकि बहुत ही राजनीतिक हो चुका है और बहुत तरह की बातें हो रही हैं, हो सकता है कि बिल्कुल, और इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आखिर अरुण द्विवेदी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताते हैं, तस्वीर क्या साफ होती है। शुक्रिया वीरेश आपका, और शैलेश आपका भी शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपसे फिर अपडेट लेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं, यास तूफान की बात करते हैं। यास तूफान बुधवार सुबह करीब 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया और इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में मौसम बदल गया। तूफान का ज्यादा असर बंगाल और उड़ीसा में देखा जा रहा है, जहां पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई कॉलोनी में समुद्र का पानी भर चुका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने तूफान के लैंडफॉल की पुष्टि की है। बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी तूफान का असर है। बेहद खतरनाक तूफान यास के कारण झारखंड में भी बारिश हो रही है। तो समुद्र में तूफान एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। सुबह 9 बजे ओडिशा के तट पर टकराया। 8 मछुआरे लापता हैं। चांदीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं दीघा में भी मोर्चे पर एनडीआरएफ है, क्योंकि बिहार में भी मौसम बदल गया है। भुवनेश्वर में कई जगहों पर बारिश हो रही है और तूफान के संकट के बीच हालात को संभालने की कोशिश चल रही है। वाराणसी में यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद वाराणसी के गंगा घाट पर नाविकों ने अपनी नाव को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज यास तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, लिहाजा उसका असर यूपी में भी दिखेगा। और वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिस वजह से नाविकों के मन में यास तूफान को लेकर डर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अपनी नावों को वो सुरक्षित करने के लिए घाट पर नाव बांधने का काम कर रहे हैं, ताकि अगर तेज तूफान आता है तो उसमें उनकी नाव को कोई खतरा ना हो। और बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर आज उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, लिहाजा वाराणसी आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसमें वाराणसी में 26 मई की रात तेज हवा और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिसके बाद वाराणसी का जो पंडा समाज है, घाट बंगाली टोला के पार्षद अपने वार्ड में तूफान को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। पार्षद ने लोगों से तूफान के दौरान घरों में रहने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से किसी भी समय बनारस के ऊपर से यस चक्रवात का वो जाने की संभावना है, जिससे 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है, जिससे हम अपने क्षेत्र में सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। कोई भी बच्चा, बुजुर्ग आदमी आज शाम से छत पे न चढ़े और छत पे ऐसा कोई भी पदार्थ न रखे कि उड़ के किसी दूसरे जगह जाए। और आगरा में काला दिवस मनाने पर किसान नेताओं को पुलिस ने नजरबंद किया। किसान नेता काले झंडे घरों पर लगाकर विरोध जताया। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान आज काला दिवस मना रहे हैं। क्षेत्राधिकारी के साथ पहुंची पुलिस ने किसान नेताओं को समझा बुझाकर मामला शांत किया। किसान नेता जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद घर पर ही किसान नेताओं को नजरबंद कर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। और शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन किया। हाथों में काले झंडे लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया और किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि पिछले कई महीने से किसान धरने पर बैठे हैं और तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तो एक बार फिर बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हम तो यही दफ्तर पे है, फोटो भेजिएगा आप ये सारे एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान आज काला दिवस मना रहे हैं।
एबीपी गंगा से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने काला दिवस मनाने और आंदोलन को जारी रखने के लिए बेतुकी बयानबाजी की। राकेश टिकैत ने किस तरह से आंदोलन का बेतुका बचाव किया, सुनिए। ये तो पिछले साल भी चल रहा था। कोविड में कानून बन सकता है, कोविड में गोदाम बन सकते हैं, कोविड में कानून खत्म भी हो सके। और कोविड में तो जनता सड़कों पे मरी भाई, तो दवाई तिजोरी में बंद होगी, ना सरकार मिली, ना सरकार के मंत्री मिले, ना अधिकारी मिले, सब छुप के बैठ गए, झूठे सर्टिफिकेट बना के क्वारंटाइन हो गए, अंदर मकानों में लेट गए, जनता सड़कों पे मरती रही। ऐसे ही रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। अब पता नहीं भाई, भीड़ इनके वाली भीड़ में कोविड होता नहीं। अगर बीजेपी की कहीं रैली होगी तो वहां कोविड नहीं आता। अगर कोई दूसरे आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए भीड़ इकट्ठा करेंगे तो वहां कोविड आता है। जब चुनाव हुए तो कोविड नहीं था, बंगाल में कोविड नहीं था, और बंगाल का चुनाव खत्म होते ही लॉकडाउन भी, कोविड भी की सारे प्रोटोकॉल पूर्ण होने लगे। तो ये बात समझ में नहीं आई, जनता तो अब समझ गई बात, नहीं दिखाई देते। डर तो लगता होगा, यहाँ पर आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके पीछे बहुत लोग हैं। नहीं, अगर गांव में चले जाएंगे, यहाँ से आंदोलन अगर खत्म कर वापसी चले जाए, क्या देश से कोविड या बीमारी है या खत्म हो जाएगी? ये खत्म होगी हॉस्पिटल से। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल में जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग है, कहीं चौराहा भी नहीं आता, दोनों के रास्ते अलग हैं। बीमारी अगर है तो वो हॉस्पिटल से जाएगी, हॉस्पिटल की सुविधाएं हो। 1 साल से WHO कह रहा, तो भारत क्या कर रहा है? कोविड भाई किसी को होगा, बीमार कोई होगा तो हॉस्पिटल में जाएगा ना, अस्पताल, उसका इलाज अस्पताल है। सिद्धार्थनगर में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा दी गई, जिसके चलते वैक्सीन लगवा चुके लोग भयभीत हैं। पूरा मामला जिले के बढ़नी स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर औधही कला गांव में एक दूसरे गांव में करीब 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड लगाई गई, लेकिन 14 मई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने कोवैक्सीन लगा दी। इस बात की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया, सब एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे। हालांकि कॉकटेल वैक्सीन लगने के बाद किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई है, लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं। तो सिद्धार्थनगर में ये हालत है कि पहली जो डोज लगती है वो लगती है कोविशील्ड और दूसरी डोज लगती है कोवैक्सीन। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, इस लापरवाही के बाद क्या वो प्रशासन पर भरोसा कर पाएंगे? और जब इस तरीके की लापरवाही हो रही तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जिले के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर आम जनता की जिंदगी इतनी सस्ती है कि मामला फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। हालांकि उम्मीद इस बात की ज्यादा रखिए कि मामला दफन नहीं होगा, कार्रवाई किसी पर होनी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा आखिर कैसे जगेगा। तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है तो लोग नदियों में छलांग लगा देते हैं, अधिकारियों से बहस करने लगते हैं क्योंकि उनके मन में वैक्सीन को लेकर आशंका है। और जब इस तरीके की हरकतें प्रशासन करेगा तब सवाल बड़ा हो जाएगा कि इतनी घटिया व्यवस्था पर कोई यकीन करके अपनी जान को जोखिम में क्यों डाले। और बड़ी खबर लखनऊ से है। कोरोना संक्रमण कम होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया। केजीएमयू के कोविड वार्ड में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का सीनियर डॉक्टर्स पर आरोप है कि कोविड वार्ड में मरीज नहीं है तो आप लोगों की जरूरत नहीं है। केजीएमयू के गांधी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया है और जरूरत पर इस्तेमाल कर करीब 50 स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया। केजीएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस का ये लोग घेराव करने जा रहे हैं। और लखनऊ में कोरोना के मरीज की मौत पर हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स को पीटा। पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। लखनऊ के अर्जुनगंज की घटना है। तो कोरोना मरीज की मौत के बाद बवाल हो गया और देखिए मारपीट होने लगी। ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर
मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर और नर्स की पिटाई कर दी और इस पिटाई का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। तो कोरोना से मरीज की मौत हुई, उसके बाद हंगामा हो गया। हालांकि लापरवाही के आरोप अलग अलग जगहों पर लगते रहे, लेकिन यहां पर मारपीट हो गई। और चलिए अब ट्विटर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी के बयान के अनुसार उनकी सरकार तैयार थी जब जनवरी 2021 में मात्र 1,60,00,000 वैक्सीन तो वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और उनका कहना है कि वैक्सीन की जब कमी थी तो विदेशों में उसे क्यों भेजा गया। टीका उत्सव को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कई सवाल पूछे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। The COVID-19 pandemic had not left us. Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This और बड़ी खबर कासगंज से है। कोरोना पर भारी पड़ी आस्था। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। कोविड गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल गए, तो ये भी एक चुनौती है। कासगंज में गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। आप देखिए तस्वीरें। कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं हो पाया और गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जो श्रद्धालु थे वो उमड़ पड़े। कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग लोग पूरी तरीके से भूल गए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री का गोद लिया गांव जयापुर ग्रामीण जनता के लिए उदाहरण बना हुआ है। गांव के लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहे हैं। घर की महिला घर में मास्क का प्रयोग कर रही हैं और पुरुष घर के भीतर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जयापुर कोरोना मुक्त गांव बन चुका है। आपको बता दें कि जयापुर गांव की आबादी 4200 है। गांव के गेट पर लोग मास्क का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग बाहर निकलने के बजाय घरों में रहकर कोरोना से बच रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। हम जयापुर गांव में मौजूद हैं। जयापुर गांव वो गांव है जिसे प्रधानमंत्री ने गोद लिया था। आपको बता दें कि ये गांव इस वक्त कोरोना मुक्त हो चुका है। कोरोना के इस गांव में एक भी केस नहीं है और जो लोग हैं वो कितने और किस तरह से जागरूक हैं, इनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आप? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। सुरेंद्र जी, ये गाँव कोरोना से मुक्त कैसे है? क्या इस गाँव में कोरोना के केसेज आए या नहीं आए? नहीं, इस गांव में कोरोना के केसेस बिल्कुल नहीं आए। इस गांव के लोग जागरूक हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी लगाते हैं ये लोग, इसलिए इस गांव में कोई केस नहीं है। आप देखिए इस वक्त भी ये गांव के लोग हैं और ये लोग बैठे हैं आपस में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस गांव में कोरोना के केस एक भी आए ही नहीं, या आप लोगों ने अपनी समझदारी से इसको कम किया या क्या रहा? नहीं, यहाँ की पब्लिक जो है जागरूक है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा लोग करते रहे हैं। खेती किसानी में लोग ज़्यादा हैं, तो खेती किसानी में वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग ज़्यादा ही होता है, इसलिए यहाँ कोरोना का कोई असर नहीं है। मास्क का प्रयोग जरूरी। जयापुर का संदेश क्या है? जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं इस समय में भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ, लापरवाही जितने लेबर वर्कर हैं, लेकिन उतना उनके में है ये क्षमता कि वो कोरोना से मुक्त है ना, उनको बुखार आ रहा है। हम खेती कराते हैं, जितने यहाँ हमारे यहाँ लेबर हैं कोई मास्क नहीं लगा रहा है, लेकिन उनको जो हम निराई के लगाते हैं उनके लिए दूरी जो है मेंटेन करके
2 मीटर की दूरी पर बैठो, अपना निराई करो। और लवाई भी दूरी दूरी पर करती थी, सब कटाई भी करती थी। कोरोना से बचाव के संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है और आज जयपुर कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। फौरन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से खबरों को करते हैं बात बाराबंकी की, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने हनुमान मंदिर के 70 वर्षीय पुजारी सुरेश चंद्र चौहान की हत्या कर दी। खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुजारी की हत्या का मामला बाराबंकी से आया है, पुलिस जांच कर रही है। तो यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर 70 वर्षीय पुजारी थे सुरेश चंद्र, जिनकी हत्या हो गई। खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।